हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज मैं बीएसपी जीके जीएस क्लास में आपका एक नया टॉपिक लेकर के आ रहा हूं, बीएसपी आर्ट्स क्लासेज का। वैसे आप लोग जो भी अभी सब्सक्राइबर मेरे हैं वो सभी जीके जीएस के होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि अब इस बार 2025 के बोर्ड परीक्षा को देख करके हमने शुरुआत किया है बीएसपी आर्ट्स क्लासेज को। और इसमें हम इस बार कई टीम के द्वारा उतरेंगे, लेकिन अभी हम हिस्ट्री को लेकर के आए हैं 2025 के। ये सजेस्टेड क्वेश्चन, मतलब ये जो अच्छा अच्छा क्वेश्चन है जो बार बार पूछा गया है, सिलेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को लेकर के आए हैं हम आप लोगों के बीच में। चलिए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और क्वेश्चन पे हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये हड़प्पा सभ्यता से। और आपको सेकेंड चैप्टर है ये राजा किसान, और इसी से दो चैप्टर है, आपको ये दोनों से शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा हुआ है, हर एक बार लगभग ये क्वेश्चन आता है। कम से कम समय में, बातें तो बहुत होगी लेकिन इसमें कम से कम समय में हम आज आपको इसको शुरुआत कर रहे हैं। आज जो भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जाएगा ये सब क्वेश्चन। और लगभग लगभग मेरे अनुभव के हिसाब से जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम आप लोग इसको गंभीरता से देखिए और पढ़ करके जाइए। एक बार दो बार पढ़ के जाइए, निश्चित रूप से क्वेश्चन इसमें से टकराएगा। 50 क्वेश्चन का हम ये ऑब्जेक्टिव लेकर गए हैं। चलिए, धन्यवाद। हम आगे बढ़ते हैं। बीएसपी आर्ट्स क्लास में एक बार पुनः मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का। पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता से कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, यदि देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। डायरेक्ट यदि हम आंसर पाते हैं तो हम डायरेक्ट जान लेते हैं कि कांस्य युगीन सभ्यता है। इस समय में कांसा और तांबा का तो आविष्कार हुआ था, लेकिन लोहा का आविष्कार नहीं हुआ था। इससे पूर्व में पूर्व पाषाण युग था, उसके पहले नव पाषाण युग था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता जो था यह कांस्य युगीन सभ्यता है। ये कौन सा सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता का आंसर सी होगा। इस सभ्यता का किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। यह हड़प्पा सभ्यता का मतलब यदि बात किया जाए किस युग की सभ्यता है तो कांस्य युगीन सभ्यता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। यदि हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर का बात किया जाए, हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़ा नगर की बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। वैसे मोहनजोदड़ो का खोज आप जान लीजिए, इसका एक हम ट्रिक बताते हैं। वैसे तो पढ़ाने का बहुत कोई अपना अपना विधि से पढ़ाता है, लेकिन हम एक ट्रिक बताते हैं। इसका ट्रिक है मसलदार। मसलदार। मोह से मोहनजोदड़ो, सो से सिंधु नदी, लो से लड़काना जिला, पाकिस्तान के लड़काना जिला, दो से दाई और रो से राखल दास बनर्जी। राखल दास बनर्जी को आपको कहीं कहीं सेट में आरडी बनर्जी भी मिलेगा। तो मोहनजोदड़ो का खोज सिंधु नदी के दाएं तट पर पाकिस्तान के लड़काना जिला में राखल दास बनर्जी ने किया था। तो कब किया था? 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो का खोज सिंधु नदी के दाएं तट पर लड़काना जिला में, पाकिस्तान के लड़काना जिला में राखल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है। इसका खोज कौन किया था? तो 1921 में क्या किया था? सॉरी, 1922 में। 1922 में, सॉरी, 1922 में कौन किया था? तो राखल दास बनर्जी ने किया था, आरडी बनर्जी ने किया था। आइए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किए थे। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जब पूछे, हड़प्पा सभ्यता की खोज जब पूछे सर्वप्रथम किसने किए थे? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहली बार 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किए थे। किसका खोज? हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किए थे। और यही हड़प्पा सभ्यता हम जो अभी बोले कि
मोहनजोदड़ो का खोज कौन किए थे? तो उसका ट्रिक हमने लिखाया आपको मसलदार। जबकि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब पूछे तो हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया था, कब किया था, कहां किया था, तो इसके बारे में यदि पूछे, इसका भी ट्रिक है। इसका ट्रिक है हमारा वादा। हमारा वादा। ह से हड़प्पा, मो से माउंट गोमरी जिला, र से रावी नदी, ब से बाई और द से दयाराम साहनी। कब किया था? तो 1921 में। हम अभी बोल दिए थे 1921 में मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था, नहीं, उन्हें वो मिस्टेक से बोला गया। 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में रावी नदी के बाएं तट पर दयाराम साहनी ने किए थे। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किए थे। यानी इस हिसाब से आपका आंसर 3 नंबर का क्या होगा? तो 3 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये बी नंबर आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा आंसर। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे कब? तो 1921 में। अब तीसरा है, चौथा क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर, किस नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी? किस नदी के तट पर? तो अभी हम बोले हमारा वादा, तो हमारा वादा जो आपको बोले तो रावी नदी आता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज पाकिस्तान के पाकिस्तान के, हम लिखा है अभी हमारा वादा। हड़प्पा सभ्यता की खोज पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में रावी नदी के बाईं तट पर दयाराम साहनी किए थे। तो रावी नदी के बाईं तट पर कौन किए थे? दयाराम साहनी किए थे। कौन किए थे? दयाराम साहनी। किस सभ्यता की खोज? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। ये आपका रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी ने 1921 में इस सभ्यता की क्या किए थे? खोज किए थे। चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कौन किए थे? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन आर.डी. बनर्जी, राखलदास बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किए थे, उत्खनन किए थे। तो 1922 में, 1922 में, 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किए थे। कौन किए थे? कौन किए थे? आर.डी. बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का खोज कौन किए थे? आर.डी. बनर्जी ने। आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किए थे। कब किए थे? तो 1922 में, 1922 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आप दोनों तरह से सुन सकते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ है, या मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है या तट पर बसा हुआ है? तो अभी हम बोले थे, ट्रिक लिखा है आपको, मसलदार, मसलदार, मसलदार। मोहनजोदड़ो का सिंधु नदी के लरकाना, यानी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पाकिस्तान के लरकाना जिला में दाईं तट पर कौन खोज किए थे? तो राखलदास बनर्जी। तो क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ है? तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आंसर देख लीजिए, एक नंबर आंसर, ए नंबर आंसर है। सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है। कौन सा शहर है? सिंधु नदी नदी है, और उसके बसा हुआ कौन सा जगह है? तो ये मोहनजोदड़ो बसा हुआ है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब कहता है मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किसका भाषा शब्द है? कौन सा भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो कौन भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो कौन भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। तो ये मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। उर्दू नहीं है, फारसी नहीं है, हिंदी नहीं है, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? जब विशाल स्नानागार की बात हो तो विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। वो मोहनजोदड़ो कहां है? मोहनजोदड़ो कहां है? तो पाकिस्तान में लरकाना जिला में पड़ता है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? विशाल स्नानागार।
विशाल स्नानागार मिला है, जो उस समय में कहा जाता है लोग धार्मिक अनुष्ठान के समय में उसमें, जैसे अभी मान लीजिए 2025 में अभी कुंभ हो रहा है तो वहां सभी लोग जाकर के स्नान कर रहे हैं, ठीक उसी प्रकार मोहनजोदड़ो में उस समय में जो ये स्नानागार था उसके बगल में एक कुआं भी मिलता है, जबकि आप इंसान कुआं पर भी ला सकता है, लेकिन कहा जाता है ये धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर ये स्नानागार को लोग प्रयोग करते थे। धार्मिक अनुष्ठान के समय में लोग स्नानागार को क्या करते थे, प्रयोग करते थे। चलिए ये आंसर होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से प्राप्त हुआ है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिले हैं? तो राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष जो है अभी आपको बताए थे मसलदार, तो राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष 1922 में मिला है। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष जो मिला है वो कब मिला है, 1922 में मिला है। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष कब मिला है, तो 1922 में मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो, जस्ट क्वेश्चन जो आया मोहनजोदड़ो को ऐसे ही घुमा घुमा के क्वेश्चन देता है, एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के पूछा हुआ है, इसीलिए हम वही क्वेश्चन को बार बार दिए हैं जिससे आप लोग आसानी से आंसर मार सकें। आप यदि एक बार देख भी लीजिएगा तो आराम से कई क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी ने। कौन किया था? आर.डी. बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में कौन किए थे? आर.डी. बनर्जी, यानी राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किए थे 1922 में पाकिस्तान के लड़काना जिला में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ का जब बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है भूतों पिचासों का टीला, मृतकों का टीला। तो ये आंसर आपका जो है यहाँ ए नंबर आंसर होगा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है भूतों पिचासों का टीला या मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है भूतों पिचासों का टीला या मृतकों का टीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वैसे याद रखिएगा मोहनजोदड़ो को सिंध का नकलिस्तान भी कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। अब आइए नेक्स्ट कहता है दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की थी? तो अभी हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताए थे दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में कौन नदी के तट पर? तो हम अभी बताए थे आपको कौन नदी के तट पर? हड़प्पा था हमारा वादा। तो रावी नदी के तट पर 1921 में दयाराम साहनी ने खोज किए थे किस सभ्यता का? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस प्रकार का है? तो सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है वो त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कैसा है? त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कैसा है? त्रिभुजाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? यदि ऐसा क्वेश्चन डाला जाए, सिंधु घाटी के निवासियों को यानी सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो याद रखिएगा उसे लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था, ये याद रखना है। बार बार क्वेश्चन पूछता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप जब सेट उल्टा के देखिएगा तो सब क्वेश्चन मिलेगा। सिंधु घाटी सभ्यता को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो उसको लोहा का ज्ञान नहीं था। तांबा भी जानता था, सोना भी जानता था, ये चांदी भी जानता था, लेकिन लोहा का ज्ञान उस समय में लोगों को नहीं था। लोहा का ज्ञान जब पूछा जाए तो आपको ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था, 1000 ईसा पूर्व के बाद। अब कहता है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी किनारे स्थित है? तो लोथल जो है ना वो भोगवा नदी किनारे स्थित है। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल एक नदी है, भोगवा नदी बहती है गुजरात में। ये लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अब कहता है घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य कहां से मिले? घोड़ा का जब हड्डी का साक्ष्य कहा जाए तो ये कहां से मिला है? तो घोड़ा का हड्डी जो है ना ये कालीबंगा से भी घोड़ा का हड्डी का साक्ष्य मिला है। कहां से? कालीबंगा से घोड़ा के हड्डी का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से घोड़ा के हड्डी का साक्ष्य मिला है कालीबंगा से। कहीं कहीं आपको कालीबंगा भी मिलेगा, लेकिन ज्यादातर आपको मिलता है लोथल से मिला है। कौन चीज? कालीबंगा से, यानी हड्डियों का साक्ष्य जो मिला है वो लोथल से भी मिला है और कहीं कहीं आपको मिलेगा कालीबंगा से भी मिला है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये लोथल से ही हड्डियों का साक्ष्य मिला है।
किसका हड्डी का? तो ये घोड़ा के हड्डी का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सिंधु सभ्यता में गोदी कहां से मिला है? गोदी का मतलब होता है डॉकयार्ड, गोदी बारा, लंगर डालना। जहाज जैसे लंगर डालता है, जहाज जो रुकता है, ये क्या बोलते हैं, ये बंदरगाह पर, वहां पर रोकने के लिए पहले जमाने में ये डॉकयार्ड यानी गोदीबारा फेंका जाता था, जो नदी किनारे में होता था। तो कहा था सिंधु घाटी सभ्यता में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है, सिंधु घाटी सभ्यता में ये कहां से मिला है? कौन सी कहां से मिला है? तो गोदी। गोदी का मतलब होता है डॉकयार्ड या गोदीबारा। कहां से मिला है? तो ये लोथल से मिला है। लोथल एक बंदरगाह नगर था। ये कहां से मिला है? लोथल से मिला है। कौन सी मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदी या गोदीबारा कहां से मिला है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लोथल से मिला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है लोथल कहां स्थित है? लोथल कहां स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। लोथल कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। कौन कौन सी कहां स्थित है? लोथल। तो इसका एक ट्रिक है, अब ट्रिक जान लीजिए। लोभ रंगू, इसका ट्रिक है लोभ रंगू। लोभ रंगू, लो से होता है लोथल, भौ से भोगवा नदी, रो से रंगनाथ रो और गो से गुजरात। लोथल का खोज भोगवा नदी के तट पर रंगनाथ राव ने गुजरात में किया था। तो लोथल कहां स्थित है? आंसर होगा डी नंबर, गुजरात में स्थित है। लोथल कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है? यदि ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए, निम्न में से कौन हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है, तो इसमें आपको आंसर मारना है हड़प्पा सभ्यता का नगर लोथल भी है, मोहनजोदड़ो भी है, कालीबंगा भी है, विजयनगर हड़प्पा सभ्यता का ये नहीं है। तो याद रखना है विजयनगर हड़प्पा सभ्यता का नगर नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? यदि भारतीय पुरातत्व का पिता पूछे, भारत के पुरातत्व को खोजने वाला मतलब पुरातत्व वेदा पूछे, तो याद रखिएगा, इसका याद रखना है कि ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिसको भारतीय पुरातत्व का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को। आइए, कहता है विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कब की थी? विलियम जोन्स नाम का एक व्यक्ति था, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना जब पूछे कब किया गया था, तो ये विलियम जोन्स 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किए थे। ये वही व्यक्ति थे विलियम जोन्स, जिन्होंने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे। जब हड़प्पा सभ्यता के लोगों की बात किया जाए, उपासना करते थे, तो किसकी उपासना करते थे? तो वह मातृ देवी की उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करने की जब बात पूछा जाए, तो किसकी उपासना करते थे? मातृ देवी की उपासना करते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब कहता है समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से है? अब दूसरा चैप्टर आ जाता है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त की तुलना यूरोप के शासक नेपोलियन से किया जाता है। किससे किया जाता है? तो नेपोलियन से किया जाता है। किसका तुलना? समुद्रगुप्त की। भारत में समुद्रगुप्त को नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, और ये नेपोलियन से इसका तुलना किया जाता है। किसका? तो समुद्रगुप्त का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो भारतीय इतिहास का कौन सा काल यदि पूछे, तो याद रखिएगा, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? तो गुप्त काल। गुप्त काल में ही समुद्रगुप्त जैसे व्यक्ति हुए थे, ढेर सारे किताब लिखा गया, भारत का बहुत ज्यादा विकास किया गया, कई राज्य को जीत करके समुद्रगुप्त ने भी बहुत बड़े राज्य का स्थापना किए। उत्तरापथ के 9 शासक और दक्षिणापथ के 12 शासक को पराजित करके इन्होंने गुप्त काल का क्या किए थे? ये व्यवस्थित ढंग से बसाए थे। इसीलिए समुद्रगुप्त को स्वर्णकाल, ये भारतीय इतिहास में स्वर्णकाल कहा जाता है। किसको? तो गुप्त काल का। गुप्त काल में बहुत सबसे शासक भी साबित हुए थे समुद्रगुप्त। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अब ये बोले भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है। नेपोलियन से तुलना किया जाता है भारत के समुद्रगुप्त को, क्योंकि नेपोलियन भी बहुत मतलब उधर जीत हासिल किए थे। तो ठीक उसी प्रकार भारत में समुद्रगुप्त भी बहुत लंबा चौड़ा शासक को पराजित करके इन्होंने समुद्रगुप्त ये शासक स्थापित किए थे। इसीलिए इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? तो समुद्रगुप्त को। अब आइए, इसके बाद क्वेश्चन है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर किया था? तो जब पाटलिपुत्र नगर की स्थापना के बारे में पूछे, तो याद रखिएगा, इसको उदयन ने बसाया था।
पाटलिपुत्र को अजातशत्रु का बेटा था उदयन, यही बसाया था। और उदयन ने गंगा और सोन के संगम पर, गंगा और सोन के संगम पर किसका स्थापना किए थे? तो पाटलिपुत्र का स्थापना किए थे। गंगा और सोन के संगम पर किसका स्थापना किए थे? तो पाटलिपुत्र का आंसर होगा ए और बी दोनों होगा। उसी के संगम पर इन्होंने क्या किए थे? पाटलिपुत्र का स्थापना किए थे उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक यानी इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन जो थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, और वही हरिसेन थे जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति पे अभिलेख का क्या किए थे? रचना किए थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन, और इन्होंने ही इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का क्या किए थे? रचना किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस जो रचना है ना, ये विशाख दत्त की रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त। विशाख दत्त व्यक्ति एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने मुद्रा राक्षस की क्या किए हैं? रचना किए हैं। मुद्रा राक्षस के रचनाकार कौन थे? तो विशाख दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? फिर वही क्वेश्चन आता है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ये सिर्फ क्वेश्चन इसलिए डाले हैं कि बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन को बार बार दिया है। उदयन जो थे ये पाटलिपुत्र के क्या थे? संस्थापक थे। उदयन अजातशत्रु के पुत्र थे, और बिंबिसार के कहा जाए तो वो पोता थे। वही उदयन ये स्थापना किए थे किसका? पाटलिपुत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? जब ऐसा क्वेश्चन आवे 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो मगध था। मगध के राजा, ऐसे कई राजा हुए हैं जो मगध से शासन किए हैं, और 16 महाजनपद में उस समय तक में सबसे शक्तिशाली शासक था ये मगध से शासन चलता था। सबसे बेहतर शासन मगध से चलता था, और 16 महाजनपद में मगध सबसे शक्तिशाली शासक था, महाजनपद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मगध साम्राज्य की स्थापना का जब बात आवे तो याद रखिएगा, मगध साम्राज्य की स्थापना राजा बिंबिसार ने किए थे। मगध साम्राज्य की स्थापना कौन किए थे? राजा बिंबिसार ने किए थे। मगध साम्राज्य की स्थापना 544 बीसी में, 544 बीसी में बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की क्या किए थे? स्थापना किए थे 544 बीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण किया था? विक्रमादित्य की उपाधि का जब बात हो तो विक्रमादित्य का उपाधि ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्राप्त किया था। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्राप्त किया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे, और ये विक्रमादित्य की उपाधि जो धारण किए थे ये गुप्त वंश का शासक थे। समुद्रगुप्त के ये बाद आए थे। समुद्रगुप्त के ही मतलब गुप्त वंश के ही वंशज थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय। ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। कौन किए थे? विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय धारण किए थे। अब है प्रयाग प्रशस्ति में क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति में किस शासक के विजय का वर्णन मिलता है? जब प्रयाग प्रशस्ति में विजय का बात किया जाए तो याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में विजय का जब बात किया जाए, किसके विजय का वर्णन किया गया है? तो हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त ने विजय अभियान को लिखवाया था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। क्या लिखवाया था? तो विजय अभियान को हरिसेन के माध्यम से समुद्रगुप्त ने लिखवाया था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। चलिए अब है प्रसिद्ध अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति को किस शासक के ने उत्कीर्ण करवाया था? फिर वही ये क्वेश्चन घुमा घुमा के देता है, विभिन्न तरीका से क्वेश्चन डालता है, इसीलिए ये क्वेश्चन को हम बार बार दिए हैं कि प्रसिद्ध अभिलेख प्रयाग प्रशस्ति को किस शासक ने उत्कीर्ण करवाया था। तो जब ये क्वेश्चन आवे इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त ने उत्कीर्ण करवाया था हरिसेन से प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को। किस शासक ने उत्कीर्ण करवाया था? तो समुद्रगुप्त ने उत्कीर्ण करवाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कहता है उपनिषद की संख्या कितना है? तो उपनिषद की संख्या या 8 है, सॉरी 108 है। उपनिषद की संख्या कितना है? 108 उपनिषद है। 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, 4 वेद है और 6 गो उपवेद है। 4 वेद है और 4 वेद है, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, 4 गो वेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कादम्बरी के लेखक कौन थे? कादम्बरी एक पुस्तक है, कहा जाता है इनके लेखक कौन थे? इनके लेखक बाणभट्ट थे। इनके लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। इनके लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट थे। किनके लेखक? कादम्बरी के लेखक। कादम्बरी के लेखक कौन थे? बाणभट्ट। कादम्बरी एक पुस्तक है जिनके लेखक कौन थे? बाणभट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है किस ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है?
तो किस ग्रंथ में जब 16 महाजनपद का उल्लेख पूछे तो किस ग्रंथ में मिलता है? तो दोनों ग्रंथ में मिलता है, अंगुत्तर निकाय में भी और भगवती सूत्र में भी, यानी को और खो दोनों में मिलता है। आंसर इसका सी नंबर होगा, यानी 16 महाजनपद का उल्लेख जो है वह भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय दोनों में मिलता है, और 16 महाजनपद ये को और खो दोनों आंसर होगा इसका। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक अथवा प्रथम शासक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक अथवा प्रथम शासक कौन था, इसके बारे में यदि पूछा जाए तो इसके बारे में पूछा जाए तो याद रखिएगा ये चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त मौर्य था जो मौर्य वंश के क्या थे? संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य था जो 322 ईसा पूर्व में बीसी में मौर्य वंश का क्या किए थे? स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का क्या किए थे? स्थापना किए थे, और ये मौर्य वंश 322 में स्थापित हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक किस वंश का शासक था? एक क्वेश्चन जब आवे तो याद रखिएगा अशोक मौर्य वंश का शासक था। 300 मौर्य वंश का शासक था। ये 269 में अशोक बेहतर ढंग से गद्दी पर बैठा था, लेकिन याद रखिएगा थोड़ा समय का अभाव है, इसीलिए हम थोड़ा शॉर्टकट में खींच रहे हैं। अगले दिन से हम थोड़ा सवेर आकर के जब इसमें लाइव देंगे तो आपको ज्यादा समय में हम डिटेल करेंगे। 269 में अशोक गद्दी पर बैठा था अच्छा से, लेकिन वैसे कहा जाता है 273 ईसा पूर्व में ही अशोक गद्दी पे बैठ चुका था, लेकिन अपने 99 भाइयों का हत्या किया इन्होंने और काट करके उसको पटना का आगम कुआं में डाल दिया, और डाल करके तब जाकर के 269 ईसा पूर्व में ये शांति पूर्वक ढंग से गद्दी पर बैठा था, जिसका नाम था अशोक। और यही अशोक था जो कि अपने युद्ध ये गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में 261 बीसी में इन्होंने कलिंग के युद्ध को लड़ा था अशोक ने। चलिए ज्यादा डिटेल नहीं करते हुए सिर्फ आंसर बोलते हैं, फिर धीरे धीरे ये हम डिटेल करेंगे। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? जब ये क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा ये किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो अशोक का नाम प्रियदर्शी मिलता है, अशोक को प्रियदर्शी या अशोक कहा गया है। देव नाम प्रिय के नाम से जाना गया है, तो अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था? तो जब धम्म महामात्र की नियुक्ति की बात आवे तो याद रखिएगा अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति किए थे। कौन किए थे? अशोक धम्म महामात्र की नियुक्ति किए थे। ये धम्म महामात्र के 5 साल के लिए इन्होंने लोगों के हालचाल जानने के लिए और लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए ये भेजते थे अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में। ये अशोक ने ही धम्म महामात्र की क्या किए थे? नियुक्ति किए थे। धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखिएगा फिर वही क्वेश्चन है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो अशोक ने धम्म की शुरुआत की थे। अशोक ये धम्म की शुरुआत किए थे। अशोक का धम्म में यानी कहा जाए तो बुद्ध धम्म संघ इसके सार थे, और अशोक ने ही बौद्ध धर्म में ये धम्म की अशोक ने अपने राज्यकाल में धम्म की शुरुआत किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडिका किसकी रचना? इंडिका किसकी रचना है? तो याद रखिएगा इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की रचना है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। इसमें भारत के उस समय की स्थिति और परिस्थिति को बताया गया है। इसके लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहां भेजा था? अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहां भेजा था? तो याद रखिएगा अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहां भेजा था? तो यानी सिंगली द्वीप यानी श्रीलंका भेजा था। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को दोनों बेटा बेटी को सिंगली द्वीप यानी हम श्रीलंका भेजा था। कौन सी करने के लिए? धर्म प्रचार के लिए। कहता कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? कलिंग युद्ध का वर्णन जो है जब पूछा जाए तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अशोक के 13वें शिलालेख में किसका वर्णन मिलता है? कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं था? अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म कहां प्रचलित नहीं था? तो याद रखिएगा ब्रिटेन में अशोक के द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म प्रचलित नहीं था। ब्रिटेन में अशोक के द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर पे आ गए हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक का जब बात किया जाए तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है, लेकिन कौटिल्य का अर्थशास्त्र की बात नहीं है, बल्कि उन्होंने राजनीतिक का अर्थशास्त्र कहा जाता है। ये कौटिल्य अशोक के भी गुरु थे, उसके पिता बिंदुसार के भी गुरु थे, और उसके दादा अशोक के दादा यानी चंद्रगुप्त मौर्य के भी गुरु भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अब इसके बाद क्वेश्चन है, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई? कलिंग की लड़ाई जब पूछा जाए तो याद रखिएगा, कलिंग की लड़ाई 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा लड़ा गया था। और कहा जाता है कलिंग पर जब अशोक ने चढ़ाई किया था तो हाथियों के लिए किया था, और लाखों लोगों को अशोक ने क्या किया था? काट दिया था। तो ये 261 ईसा पूर्व में कलिंग की युद्ध हुई थी, और इसी युद्ध के बाद अशोक का हृदय का परिवर्तन हो गया था। चलिए, इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बात बहुत है, लेकिन अभी समय नहीं है। धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था? तो फिर वही क्वेश्चन आता है, धर्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने। धम्म महामात्र को किसने नियुक्त किया था? तो अशोक ने नियुक्त किया था धम्म महामात्र को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र एवं इंडिका से जब राजवंश पूछे तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र और इंडिका से, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, इंडिका के लेखक ये मेगास्थनीज है, इनसे जो मिलता है तो वो मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। चलिए दोस्तों, बस आज यहीं तक रहने दीजिए। हम अब प्रयास करेंगे आपका परीक्षा तक ये क्वेश्चन इंटर के आर्ट्स को ये बार बार लेके आवे, और जब तक परीक्षा होता है इंटर में ये हिस्ट्री, पॉलिटिकल, और प्रयास करेंगे ज्योग्राफी, ये सब चीज का क्वेश्चन देंगे। और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि एक दूसरे तक पहुंच जाए और ज्यादा से ज्यादा छात्रों को फायदा हो सके। हम अब प्रयास करेंगे ये लगातार, अब ये आपके यूट्यूब चैनल पर बीएसपी जीके जीएस में हम बीएसपी आर्ट्स क्लासेज के माध्यम से आकर के ये लगातार अब प्रयास करेंगे, हम ये आपको वीडियो बना करके डालते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।